बच्चों नमस्कार। मैं ए.के. ओझा आज फिर आपके साथ आज के फिजिक्स क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हम लोग क्लास 12 यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण विषय है और यूं कहें कि ये बेसिक कंसेप्ट है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए, जिसका नाम है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी वस्तु का आवेशन, किसी पदार्थ के आवेशित होने की प्रक्रिया। वो एक पदार्थ कैसे आवेशित हो सकता है या होता है। इस टॉपिक के आने के पीछे एक रीजन, ये सवाल क्यों पूछा गया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी पदार्थ के किसी वस्तु के आवेशित होने की प्रक्रिया क्या है। ये प्रश्न ही क्यों उठा, क्योंकि हम तो ये बहुत पहले से जानते हैं कि पदार्थ जो है वो आवेशित कणों से ही मिलकर के बने होते हैं। बताया गया हम लोगों को कि every substance of the universe consisting with similar type of tiny particles, these particles are known as atoms. ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। उनको हम लोग एटम के नाम से, परमाणु के नाम से जानते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताती है और बाद के साइंटिस्ट के अध्ययन के आधार पर ये हमें पता चला कि एटम्स आर कंसिस्टिंग विथ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। एक प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं और इनकी वैल्यू इसी के बराबर होती है, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होती है। बट प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। मीन्स एक प्रोटॉन के ऊपर जितना धन आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -e एंड -e इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साथ ही ये बताया गया कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर हमेशा प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर सिचुएटेड इनसाइड द एटम। अब एक प्रोटॉन का धन आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो ये आंख बंद करके भी ये समझा जा सकता है कि किसी भी परमाणु के अंदर टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्ज जो हैं ये एक दूसरे को इफेक्टलेस कर देते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एंड -1.6 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0। एक दूसरे को प्रभावहीन करके 0 अमाउंट का बना देते हैं, जबकि चार्ज पार्टिकल से ही ये एटम बना।
लेकिन इन दोनों प्रकार के चार्जों के इक्वल अमाउंट में होने के कारण परमाणु बेचारा आवेश का प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये दोनों आवेश परमाणु के अंदर ही एक दूसरे से प्रभावहीन हो जाते हैं। धन आवेश ऋण आवेश को प्रभावहीन कर देता है, ऋण आवेश धन आवेश को प्रभावहीन कर देता है। परमाणु के बाहर किसी भी आवेश का प्रदर्शन नहीं होता। अब जब परमाणु उदासीन होते हैं और उन्हीं परमाणुओं से मिलकर के पदार्थों का निर्माण हुआ, तो पदार्थ अभी क्या होंगे? बड़े बड़े पदार्थ, जैसे ये मार्कर है। इस मार्कर का निर्माण भी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के हुआ होगा डेफिनेटली। अब जितने परमाणुओं से मिलकर के ये मार्कर बना, वो सारे परमाणु न्यूट्रल थे, सारे एटम्स न्यूट्रल थे, उदासीन थे। और न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल इज इक्वल टू क्या? न्यूट्रल। तो सारे न्यूट्रल एटम्स मिलकर के अगर आवेश के आधार पर देखा जाए तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं। 0 चार्ज प्लस 0 चार्ज प्लस 0 चार्ज प्लस 0 चार्ज, 0 चार्ज वाले सभी परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर के और एक मार्कर के आकार में आ गए। तो मार्कर का कुल आवेश क्या हो गया? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स 0। तो ये पदार्थ मीन्स मार्कर भी क्या हो जाएगा? आवेशहीन होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश होता नहीं। तो जब सारे परमाणु उदासीन होते हैं, और सारे परमाणु मतलब किसी भी तत्व के परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, और उनसे बनने वाले सारे पदार्थ भी जब उदासीन होते हैं, तब फिर पदार्थ पर आवेश कैसे आता है? पदार्थ आवेशित कैसे होता है? क्योंकि पदार्थ आवेशित होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अगर पदार्थ आवेशित नहीं होता तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। अगर पदार्थ आवेशित नहीं होता तो वो अपने आसपास के दूसरे पदार्थ को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता। कोई एक पदार्थ दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, इसका मतलब वो आवेशित हो रहा है, आवेशित है। इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चार्ज है। तो पदार्थ जब उदासीन था तो आवेशित हुआ कैसे? अब इस बात को समझने के लिए बस थोड़ी सी इतनी ही कंसेप्ट हमारे दिमाग में रखनी है, जो कि सभी को पता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। न्यूट्रॉन का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बेचारा तो बिल्कुल संत है, उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ना धन आवेशित है ना ऋण आवेशित है। तो आवेश अगर किसी पदार्थ के अंदर होगा तो या तो प्रोटॉन के आवेश के कारण होगा या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण होगा। तो परमाणु या कोई पदार्थ आवेशित कैसे होता है, यह समझने से पहले केवल यह समझना जरूरी है हमें कि पदार्थ आवेशित क्यों नहीं था, पदार्थ उदासीन क्यों थे। तो पदार्थ उदासीन इसलिए थे क्योंकि उनके अंदर धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर थी। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कारण से हम लोग प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में अंतर उत्पन्न कर दें, डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो वो पदार्थ आवेशित नहीं रह जाएगा। तब उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो यदि ऋण आवेश का मान इलेक्ट्रॉनों का मान कम हो जाएगा, प्रोटॉनों का मान अधिक हो जाएगा, तो चूंकि प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, इसलिए पदार्थ अधिक प्रोटॉन होने के कारण धन आवेशित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, प्रोटॉनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, तो क्या होगा? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या होगा? पदार्थ ऋण आवेशित होता है।
जाएगा। मतलब जब तक प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक पदार्थ कोई आवेशित होने का प्रश्न नहीं उठता। तो ये तो बहुत ही सरल बात है भाई। कोई पदार्थ है, ये मार्कर है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। यदि धन आवेशित करना है इसके अंदर प्रोटॉन डाल दो, ऋण आवेशित करना है इलेक्ट्रॉन डाल दो। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इक्वल अमाउंट में है, इक्वल नंबर में है। प्रोटॉन इसके अंदर डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ये धन आवेशित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर बाहर से कहीं से डाल देते हैं तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, इसलिए ये ऋण आवेशित हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर से इसके अंदर डाला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन कण ऋण आवेशित होते हैं इसलिए ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर यह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा। किंतु धन आवेशित करने के लिए जो बात हो रही है कि तब इसके अंदर प्रोटॉन डाल दो, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज प्रोटॉन particles are situated at the center of atom and the central part of atom is known as nucleus of atom. ये धन आवेशित प्रोटॉन कण कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ। ये परमाणु का नाभिक है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर रेवोल्यूशन करते रहते हैं, चक्रण परिक्रमण करते रहते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्यों परिक्रमण करते रहते हैं भाई? बाहर भाग क्यों नहीं जाते, अपने अपने घर क्यों नहीं चले जाते, क्यों इन्हीं के चारों ओर आगे पीछे घूम रहे हैं? इसलिए कि इस प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव चार्ज के कारण अपनी एनर्जी इन सबको देता है और इस प्रोटॉन के एनर्जी से ये सारे इलेक्ट्रॉन एक अट्रैक्शनल फोर्स का, आकर्षण बल का अनुभव करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस प्रोटॉन के आकर्षण के कारण ये दूर नहीं जा पाते, इसी के आसपास हमेशा वृत्ताकार कक्षाओं में रह करके परिक्रमण गति करते हैं। अब यहां से प्रोटॉन कणों को निकालना बड़ा ही कठिन है। आप कहिए कि हम निकालने की बात कहां कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इसको प्रोटॉन दे दें। तो ये प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे होते, कहीं रखे नहीं होते हैं, कोई ऐसा बॉक्स नहीं है, कोई तिजोरी नहीं है जिसमें 2-4 हजार प्रोटॉन रखे हों, वहां से 2-4 निकाल करके रखें। जब भी प्रोटॉन होंगे तो वो किसी न किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। और जब प्रोटॉन किसी न किसी परमाणु के नाभिक के अंदर ही होंगे तो इसके अंदर अगर हमें प्रोटॉन डालना है तो किसी न किसी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन निकालना होगा और ये बहुत कठिन काम है। ये प्रोटॉन जब कहीं से निकलेगा, पहले तो नाभिक से निकलना कठिन है प्रोटॉन का, अगर निकल भी गया तो इसको यहाँ पर लेकर के आना बड़ा कठिन है क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहले ही इसको अट्रैक्ट करके न्यूट्रल बना सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ना तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को सिंपली निकाला जा सकता है, सामान्य अवस्था में निकलते हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो बीटा और अल्फा रेस जो निकलती हैं उसमें बीटा अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, उसमें प्रोटॉन्स भी निकलते हैं। लेकिन सामान्य क्रियाओं में प्रोटॉन को ना तो किसी परमाणु के नाभिक से निकाला जा सकता है, ना तो किसी
किसी परमाणु के नाभिक के अंदर डाला जा सकता है, क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में होते हैं और किसी को अगर निकालना हो तो बाहर से निकालना कठिन होता है, अंदर से निकालना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ से जब प्रोटॉन को निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर उतना आकर्षण भी अब नहीं रह जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन भी अब नहीं रहेंगे यहाँ पर, ये भी अपने अपने घर को जाएंगे और ये परमाणु का कबाड़ा बन जाएगा, परमाणु अस्तित्व विहीन हो जाएगा। फिर क्या करें भाई, इसको ऋण आवेशित बनाना था तो हमने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया, किसी दूसरे परमाणु के कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसके अंदर डाल दिया, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो ये क्या हो गया, ऋण आवेशित। धन आवेशित कैसे बनाए, प्रोटॉन को डाल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकाल तो सकते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। पहले प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर थी, अब इसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकाल लिए और 1-2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर जब चले गए तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु के अंदर ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। प्रोटॉन चूंकि धन आवेशित होता है इसलिए धन आवेश का मान ज़्यादा हो गया, और जिस प्रकार के आवेश का मान इस परमाणु के अंदर अधिक होगा, परमाणु उस प्रकार के आवेश का प्रदर्शन करने लगेगा। मतलब परमाणु क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। मीन्स किसी भी पदार्थ से या किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, मीन्स जब कोई एटम और सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण करता है, तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके कारण वो परमाणु या पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई परमाणु अथवा पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है इसलिए ऋण आवेश का मान परमाणु में अधिक हो जाता है और वो परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेश का प्रदर्शन माध्यम में करना शुरू कर देता है। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने आयन के बारे में पढ़ा होगा, एटम्स एंड आयंस। एटम तो पता चल गया, आयन क्या होता है। तो किसी भी आवेशित परमाणु को आयन कहा जाता है। परमाणु कब तक कहलाएगा, किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको एटम हम कहते हैं, वो एटम कब तक कहा जाएगा, जब तक वो न्यूट्रल है, जब तक वो उदासीन है तब तक उसको परमाणु कहेंगे, अर्थात जब तक उसके अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तब तक वो परमाणु कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स 11, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 11। अब एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 11 प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 11 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 × 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -11 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स जितना टोटल प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उतना टोटल इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इक्वल्स 0 चार्ज। जब तक इस सोडियम के ऊपर चार्ज 0 रहेगा, मीन्स प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर रहेगी, तब तक ये सोडियम का एटम कहलाएगा, सोडियम का परमाणु कहलाएगा।
लेकिन आपको पता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये सोडियम अपने बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। प्रोटॉन्स पहले कितने थे 11, प्रोटॉन ना आया ना गया तो प्रोटॉन अभी भी कितना है 11 इज इक्वल टू 10 प्लस 1। अब 10 इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश है वो 10 प्रोटॉन के धन आवेश को तो जीरो बना देगा, लेकिन ये एक जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है इस एक्स्ट्रा प्रोटॉन का जो धन आवेश होगा उसके कारण ये सोडियम धन आवेशित हो जाएगा। इसको अब Na+ कहा जाता है, इसको Na धनायन कहा जाता है, सोडियम का आयन कहा जाता है, सोडियम का परमाणु अब नहीं कहा जाता। जब तक परमाणु उदासीन होता है तब तक तो उसको परमाणु कहते हैं, लेकिन परमाणु जब आवेशित हो जाए तो उसको आयन कहा जाता है। क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं इसलिए आयन भी दो प्रकार के होते हैं। वेरी सिंपल, अगर परमाणु धन आवेशित हो जाए तो वो परमाणु धनायन बन जाएगा, परमाणु ऋण आवेशित हो जाए तो परमाणु ऋणायन बन जाएगा। इसी तरह से जब बड़ा पदार्थ है, ये तो एक परमाणु की बात हुई, कोई भी बड़ा पदार्थ जैसे ये मार्कर है या ये डस्टर है, जब इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसमें प्रोटॉनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और प्रोटॉनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो वो धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कणों पर धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन पार्टिकल्स, और ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और जैसे ही दोनों के ऊपर आवेश उत्पन्न होगा दोनों एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करेंगे। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये ऋण आवेशित हुआ या धन आवेशित, इसने दिया इसलिए ये धन आवेशित होगा, इसने लिया इसलिए ये ऋण आवेशित। इस पर कितना धनावेश आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर इसके ऊपर धनावेश होगा, इसके ऊपर कितना ऋणावेश होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसने लिया इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इसके अंदर ऋणावेश होगा। मतलब वो पदार्थ जब आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों के ऊपर आवेश का परिमाण बराबर होता है, किंतु उनका नेचर, उनकी प्रकृति विपरीत होती है। मतलब एक जितना धनावेशित होता है दूसरा उतना ही ऋणावेशित। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पता चल गया कि किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए क्या जरूरी है भाई, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना एक से दूसरे में बहुत जरूरी है। एक पदार्थ से किसी और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब तक नहीं होगा तब तक कोई पदार्थ आवेशित नहीं हो सकता। एक लाइन में हमें याद रखनी है कि किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होगा तो कोई एक पदार्थ होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को दूसरा पदार्थ ग्रहण करेगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसमें प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। प्रोटॉन की अधिकता के कारण वो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। दूसरा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये पदार्थ ऋणावेशित। नेक्स्ट पॉइंट, एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा पदार्थ ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया। इसमें सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्रोटॉन का नंबर इसमें ज्यादा हो गया, मींस प्लस ई इसके ऊपर चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसने लिया, पहले न्यूट्रल था तो इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस। अगर इसने
500 इलेक्ट्रॉन्स दिए होते तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाता 500 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 500 ही पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाता 500 ही नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले पदार्थ के ऊपर उत्पन्न होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले के ऊपर निर्भर होगा, उत्पन्न होगा। अब अगर दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो, कुछ भी माना जा सकता है डिस्टेंस को, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स वर्क करेगा, तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F is equal to 1/4 pi epsilon 0 epsilon r into Q1 Q2 upon r square। ये कंडीशन लेकर के चले हम, क्या होगा अगर सपोज करें इन दोनों के बीच में एयर है, हवा है, तो हवा या निर्वात के लिए रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है 1, और एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं चले जाइए, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.853 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1/4 पाई, 4 पाई के बगल में, और इस पूरे को कैलकुलेट करें तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ते समय हमने बताया था कि इसका कैलकुलेशन जो होगा वो होगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ध्यान से देखिएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप इस कंसेप्ट को समझ करके किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को चुटकी बजा करके बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार केवल थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में आ गया और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको मजा आ जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, फिर प्लस 500 ही क्या हो गया Q1 हो गया, माइनस 500 ही क्या हो गया Q2 हो गया, 1 मीटर क्या हो गया r हो गया। तीनों की वैल्यू पुट कर दे, F इज इक्वल टू क्या 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 500e इंटू माइनस 500e अपॉन r की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से 500 कॉमन निकाल लेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 तो यहाँ है, ये माइनस यहाँ लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। उसके बाद यहाँ से 500 इंटू 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 इज 25 और 0000 40 को 1 के ऊपर 40 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 4। अब बच गया E इंटू E इज इक्वल टू E स्क्वायर। E की वैल्यू पुट करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 स्क्वायर।
इसको स्क्वायर कर दें, कैलकुलेट कर दें, जो वैल्यू आ जाएगी उतना न्यूटन फोर्स दोनों के बीच में वर्क करेगा। इस फोर्स की वैल्यू देखिए यहाँ नेगेटिव है, और जब भी नेगेटिव फोर्स की वैल्यू होगी इसका मतलब है कि दो बॉडीज एक दूसरे के अंदर क्या है, अट्रैक्शनल फोर्स लगा रही है। फोर्स की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ये याद रखिएगा कि फोर्स जब अट्रैक्शन का होता है तो फोर्स निगेटिव होता है, जब फोर्स रिपल्सन का होता है, प्रतिकर्षण का होता है बल, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो हमने 500 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते थे 500.5 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए, 500 इलेक्ट्रॉन तो पूरा दे दिया, और 501वें इलेक्ट्रॉन में से पूरा ना दे करके आधा काट दिया। इलेक्ट्रॉन काट करके नहीं दिया जा सकता। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन देगा, और पूरा का पूरा ये दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब किसी भी पदार्थ के ऊपर जो भी चार्ज अमाउंट होगा वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के मल्टीपल इंटीजर के ही इक्वल होगा, किसी दूसरे वैल्यू में वो नहीं आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, या 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या 3 इलेक्ट्रॉन देगा, या 500 इलेक्ट्रॉन देगा, या 1800 इलेक्ट्रॉन देगा। वो 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, 3.25 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। मीन्स अमाउंट, चार्ज का अमाउंट कितना पॉसिबल है किसी पदार्थ के ऊपर, तो द amount of charge, possible amount of charge on a body is always multiple integer of the amount of charge on one electron or one proton. This process is known as quantization of charge। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जाता है, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बराबर बराबर अमाउंट में चार्ज होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश जा रहा है। आवेश जो है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इक्वल अमाउंट के गुच्छों में जाता है। इन गुच्छों में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो अलग अलग नहीं हो सकता, या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक से कम नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल इंटीजर में ही चार्ज अमाउंट पॉसिबल है। और इस तरह से चार्ज का जब आदान प्रदान होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 500 इलेक्ट्रॉन के आवेश या उतने प्रोटॉन के आवेश के बराबर भी आवेश पॉसिबल है। मीन्स द पॉसिबल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज ओनली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मल्टीपल इंटीजर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन चार्ज। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। किसी भी पदार्थ के ऊपर कितना आवेश संभव है, तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के मल्टीपल इंटीजर में ही किसी पदार्थ के ऊपर आवेश संभव है। इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया। आवेश कैसे किसी पदार्थ पर उत्पन्न होगा ये जान लिया। कैसे उत्पन्न होगा भाई, तो
किसी भी तरह से हमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल करके जब तक दूसरे पदार्थ में नहीं डाला जाएगा, पदार्थ क्या आवेशित नहीं होंगे, और पदार्थ आवेशित नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, न इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, न कुछ। अब समस्या ये है कि हम तब इलेक्ट्रॉन को कैसे एक पदार्थ से निकाल करके दूसरे पदार्थ के पास पहुंचा सकते हैं। चार्जिंग का प्रोसेस क्या हो भाई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या हो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की विधि क्या हो, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकाल करके दूसरे पदार्थ पर ले जाया जाए। आपने सुना होगा वो बैटरी जो होती है जिससे इन्वर्टर वगैरह हम लोग चलाते हैं, बड़ी वाली, उसको हम लोग लेके जाते हैं, बैटरी यूज करते हैं, बल्ब जलाते हैं, गाना वाना सुनते हैं। कुछ देर चलते 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 वो काम करना बंद कर देती है, करंट उससे फ्लो होना बंद हो जाता है, फिर फैन बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगा भाई, तो गाना चलना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा गाना चल रहा था, बीच में ही वो रुक रुक के चलने लगा, फिर बजना ही बंद हो गया। क्यों ऐसा हो गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लोग पूछेंगे, क्या बताएंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो। अब क्या करें भाई, तो फिर से इसको चार्ज करो। तो बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या, बैटरी के चार्ज होने का मतलब क्या, बैटरी के डिस्चार्ज होने का मतलब है बैटरी के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उन दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट का चार्ज उपस्थित हो जाना, जिसके कारण इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाता है। पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो करंट की सप्लाई नहीं हो पाती। चार्ज करने का मतलब क्या, तो चार्ज करने का मतलब ये है कि किसी एक इलेक्ट्रोड से बाई फोर्स जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचा देना ही बैटरी को चार्ज करना है। सिंपली समझ। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिजिक्स में वैसे तो और भी केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में दो प्रोसेस पढ़ना है। एक को कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे को कहा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण वैद्युत और प्रेरण विद्युत। जब हम लोग छोटे छोटे थे अक्सर एक खेल खेला करते थे, कागज कॉपी का एक पेज थोड़ा सा निकाल लेते थे, उसको बहुत छोटा 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 बारीक टुकड़ों में फाड़ देते थे, नीचे रख देते थे, और पेन हमारा जो होता था उसको बाल पर बहुत जोर से रगड़ते थे, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के उसके नज़दीक जब लाते थे तो कागज के टुकड़े जो है वो उस पेन से चिपकने लगते थे। जब तक बाल में नहीं रगड़ घिसा था, पेन को रब नहीं किया गया था, तब तक वो कागज के टुकड़ों को, या वैसे भी आप कहीं नीचे ले जाएंगे तो धूलकण के टुकड़े जो है उसके अंदर चिपक जाते हैं। तो जब तक रब नहीं किया गया था तब तक वो नहीं करता था, लेकिन जैसे ही बाल में रब कर दिया पेन को, या कंघा जिससे बाल ठीक करते हैं उसको रब कर दीजिए बाल में, तो उसके बाद उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो कागज के टुकड़ों को, धूलकण वगैरह को आकर्षित करने लगता है। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है आपने? सोचना चाहिए था ना, नहीं सोचना चाहिए था, ईमानदारी से बताइए। सोचना चाहिए, हो सकता है सोचा भी होगा आपने, लेकिन उत्तर नहीं मिला। उत्तर इसलिए नहीं मिला कि उस समय हम लोग ना तो इलेक्ट्रिसिटी जानते थे, ना तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जानते थे, ना तो इलेक्ट्रॉनों का गुणधर्म जानते थे। अब परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको बता दें कि उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो प्रकार उनके बनाए गए। एक को कहा गया बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहा गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बंधित इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बंधित इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे भाई,
तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से बहुत ही अधिक आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण आसानी से अपनी कक्षा का त्याग नहीं कर सकते हो, उनको हम लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से बहुत ही वीक फोर्स से, कमजोर बल से बंधे होने के कारण थोड़ी भी कहीं से एनर्जी मिल जाए तो आसानी से अपनी कक्षा का त्याग करके और किसी दूसरे के पास चले जाने की प्रवृत्ति रखते हो, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप लोगों के पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, उसमें से कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारा साथ छोड़ करके नहीं जा सकता। क्यों भाई? तो आपके और उसके बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र होंगे कि प्रणाम बाती तो होती होगी, मिलने पर नमस्कार, प्रणाम, हाय, हेलो, दुकान पर बैठते होंगे तो चाय साथ में पीते होंगे, समोसा खाते होंगे साथ में, कभी आपने खिला दिया, कभी आपके मित्र ने। लेकिन जब कोई ऐसा काम आ जाता होगा भरोसा देखने वाला, तो आपको उतना ज़्यादा भरोसा उनके ऊपर नहीं रहता होगा। हो सकता है भाई हमारे विपरीत भी ये चला जाए, या अगर विपरीत ना जाए तो हो सकता है खुल करके हमारा समर्थन ना कर सके। ऐसी भावना दिमाग में क्यों आती है? क्योंकि बहुत कमजोर बंध से वो दोस्ती की बंधन जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा भी लालच अगर कहीं दूसरी जगह से मिल गया तो वो आपसे छूट करके दूसरे की तरफ, दूसरे के पाले में जा सकता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण आसानी से अपनी कक्षा का त्याग कर देते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जब बाल से कंघे को किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को रब किया जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो दोनों में से जिसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से दूसरी की अपेक्षा कम आकर्षण बल से जुड़े होंगे, उनका इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक को छोड़ देगा और वो दूसरे पदार्थ के परमाणुओं के साथ, उसके नाभिक के साथ आकर के उस पदार्थ के ऊपर जमा हो जाएगा। अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, प्रोटॉन उसमें अधिक हो गए, इसलिए वो धनावेशित हो गए। क्योंकि बेचारे के जो दोस्त थे वो विश्वास पात्र नहीं थे, दूसरा आया उनको तोड़ करके ले गया, और जिसने तोड़ लिया इसके दोस्तों को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक हो गए। तो जब प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। और आपको पता है कि विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए उसके बाद जब इन दोनों को एक दूसरे के निकट लाएंगे तो दोनों के बीच आकर्षण बल काम करना शुरू कर देगा। इस तरह से अगर किसी पदार्थ को आवेशित किया जाए, किस प्रकार से? घर्षण के। कैसे इलेक्ट्रॉन चला गया भाई घर्षण से? तो जब घर्षण होता है, घर्षण किसे कहते हैं, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, फ्रिक्शन। जब किसी कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गतिमान होती है या गति में आने की चेष्टा करती है तो दोनों वस्तुओं को मिलाने वाले सतह पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। When a body moving or trying to move at the surface of other body, then at contact surface of two bodies, a force acting just opposite to the movement of the body, this force is known as frictional force. Frictional force always opposes the motion of the body. और क्या होता है? तो जब घर्षण होता है, हाथ रगड़िए जोर से ऐसे। सर्दी के दिनों में अक्सर रगड़ते हैं, तो गर्मी का मौसम है, अच्छा नहीं लगेगा आपको। सर्दियों में जब सर्दी खूब लगती है तो हम लोग हाथ ऐसे, अरे यार बहुत सर्दी है,
क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि जब हाथ को रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें सर्दी कम कर देती है। तो जब रगड़ते हैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर तो क्या होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी उष्मा ऊर्जा को लेकर के कमजोर इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस उष्मा को प्राप्त करके अपने पदार्थ को छोड़ करके, अपने परमाणु को छोड़ करके दूसरे पदार्थ के परमाणुओं में पहुंच जाते हैं और दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। जब घर्षण के द्वारा दो पदार्थों के बीच घर्षण की प्रक्रिया करा करके पदार्थों को आवेशित किया जाए तो इसको हम लोग घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नंबर आ रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, प्रेरण विद्युत। प्रेरण विद्युत क्या है भाई? तो आप लोगों ने एजेंट के बारे में सुना होगा, अभिकर्ता। एजेंट का काम क्या होता है? एलआईसी वगैरह के एजेंट, बैंक के एजेंट, किसी कंपनी के एजेंट आप लोगों ने देखे होंगे। सपोज कीजिए आपके घर में 50,000 रुपया रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसको कहीं इन्वेस्ट करें, कहीं अच्छे जगह पर रख दें ताकि जब जरूरत हो तो हमें ये पैसा वापस भी मिल जाए, और जब वापस मिले तो साथ में इंटरेस्ट, इसका ब्याज भी ज्यादा से ज्यादा, मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा। सोचना शुरू करते हैं, 50 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। कोई कहता है म्यूचुअल फंड में लगा दो, इतना रिफंड मिलेगा। कोई कहता है शेयर मार्केट में लगा दो, इतना रिफंड मिलेगा। कोई कहता है कि फलाना इंश्योरेंस कंपनी में लगा दो, इतना मिलेगा। कोई कहता है जमीन खरीद के रख दो, इससे इतने दिन में इतना रुपया मिलेगा। अब आप कंफ्यूजन में, सारे ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं, पैसा भी है, आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन 50,000 रुपया 50 जगह तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक अच्छा जगह कोई ढूंढना चाहते हैं और आपने जितने 4-5 तरीके ढूंढे इन्वेस्टमेंट के, वो सारे आपको अच्छे लग रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हैं कि हम जमा कहाँ करें। ऐसे में किसी एक बैंक का एजेंट आता है आपके पास, कहीं से उसको सुगंध मिल गई, आपके पास 50,000 रुपया रखा है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं। वो आकर के बहुत अच्छी तरह से आप ही का चाय पीते हैं, आप ही का बिस्किट नमकीन खाते हैं, 1 घंटे तक आपके साथ बैठ करके अपनी कंपनी का पूरा प्लान डिस्कस करते हैं और आपको उसमें बाकी हर जगह की अपेक्षा अधिक प्रॉफिट दिखा देते हैं और तुरंत आपका मूड बदलता है और आप कहते हैं हाँ भाई, इससे अच्छा कोई भी नहीं है, अब हम इसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तुरंत वो फाइल से फॉर्म निकालता है, फॉर्म आप भरते हैं, नीचे सिग्नेचर करते हैं, 50,000 रुपया देते हैं, आपका टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 1 महीने से टेंशन में थे, 50,000 रुपया कहाँ रखें, एजेंट आया, प्रोसेस तुरंत खत्म। या एक दूसरा तरीका, इस तरह से तो रासायनिक अभिक्रियाएं हुआ करती हैं, एजेंट्स लगते हैं। एक तरीका है, हम एक पुरानी टूटी साइकिल से रोज 5 किलोमीटर दूर किसी काम के लिए, मान लीजिए हमारी दुकान थी, जाया करते थे। बीच में 2-3 बार चेन भी उतर जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे आसपास पड़ोस में भी 10 लोग थे, वो उनकी हालत भी हमारी जैसी ही थी। हमारा एक पड़ोसी था जिसने किसी भी तरह से, उसके पास पैसा आया, उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। जब उसने मोटरसाइकिल खरीद ली और मोटरसाइकिल से आसानी से आने जाने लगा, आपसे ज्यादा बिजनेस करने लगा, आपसे कम समय लगने लगा उसको आने जाने में, थकान कम होने लगी, तो उसको देख करके आपके अंदर भी ये इच्छा हुई कि हम भी क्या करें, मोटरसाइकिल किसी तरह से खरीद के ले आइए। गुण खास करके औरतों में ज्यादा होता है, आप लोग बुरा ना माने, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी एक घर में किसी औरत के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे गहने साड़ियाँ आ गई।
तो उसको पढ़ करके वो जाएगी पड़ोस के यहाँ, तो पड़ोसी की औरत तुरंत उससे 2-3 सवाल पूछे, साड़ी पकड़े कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा, कितने का है, कब लाई, कितने का है, कहाँ से खरीदा, कब लाई, 3 प्रश्न तुरंत होते हैं। और बताने वाला भी देर नहीं करता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही बताता है, और अगले दिन उसका भी डिमांड अपने घर में बढ़ जाता है कि फलाना के यहाँ तो गहना साड़ी हर 1-2 महीने में आ जाता है, आप तो लाते ही नहीं हो भाई, आप ही ले आओ, हम ही पहने। तो ये को देख करके दूसरे को भी उसी प्रकार की क्रिया करने की इच्छा होना या उसी तरह की क्रिया को संपादित करना क्या कहते हैं, प्रेरणा कहीं से मिली उसको। वो चाहता नहीं था कि हम मोटरसाइकिल खरीदें, काम चल रहा था उसका, लेकिन जब पड़ोसी को देखा मोटरसाइकिल पर बैठते हुए तो उसकी इच्छा जागृत हुई, तीव्रता उसमें बढ़ी इच्छा के अंदर, और किस्त पर ही सही वो 2-4-10 दिन में बाइक लेके आया। अपने पड़ोसी की औरत जो है, पड़ोस की 2 सहेलियां थी, उसकी सहेली भी जब तक उसी की तरह पुराना कपड़ा पहनती थी तब तक वो भी पुराना पहनती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस दिन उसकी सहेली एक बहुत अच्छा नया महंगा साड़ी पहन करके गई, तो उसी दिन उसको देख करके उसके अंदर की भी इच्छा जो है वो तीव्र हो गई, और तीव्र हो गई तो उसने भी जिद किया अपने घर में, और अगले दिन उसको भी साड़ी दी। वो इस तरह से किसी एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु के अंदर उसी प्रकार की क्रिया को संपादित करने की जो प्रक्रिया है उसको इंड्यूस्ड प्रोसेस कहा जाता है, प्रेरण विधि कहा जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी पदार्थ आवेशित कैसे होगा भाई, प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। तो उसका ये तरीका है कि मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ गोला है जो अनावेशित है, उदासीन है, इस पर चार्ज Q बराबर क्या है, G। हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज 0 कब होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, पूरा धन आवेश पूरे ऋण आवेश के बराबर होता है। एक धातु पदार्थ मेटल का स्फीयर है, गोला है जो उदासीन है, तांबे का, जस्ते का, लोहे का, कोई भी मान लो। इसके नजदीक ये गोला है जो चार्ज है, इस गोले को इसके पास लेकर के आते हैं धीरे 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 धीरे, जब तक ये दूर है इसके प्रभाव क्षेत्र में ये नहीं है, मतलब ये साड़ी पहन करके अपने घर में बैठी है तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने उसको देखा नहीं है नई साड़ी पहन, तो इसको इच्छा नहीं हो रही। लेकिन जब ये इसके घर आएगी, यहाँ पर आ गया, नजदीक आ गया, इसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर जब ये आ गया तब क्या हुआ, इसके अंदर जो नया कपड़ा पहनने की इच्छा थी, नया मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा थी, वो तीव्र। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से बहुत ही कम आकर्षण से जुड़े होने के कारण आसानी से अपनी कक्षा का त्याग कर सकते हो, उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जितने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होते ही हैं, उन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज का, धन आवेश का जब प्रभाव पड़ा तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे वो अपना अपना परमाणु छोड़ करके इसके पास आने के लिए दौड़ने लगे। और समस्या ये है कि ये जाए कहाँ भाई, ये तो स्फीयर है, यहाँ से कूद करके तो जाएंगे नहीं, खाई है, बीच में कोई रास्ता बना नहीं है, तो ये इस सतह के इसके पास वाले सतह पर चार सभी क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और
और जब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास वाले सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो पास वाले सतह पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो इस धन आवेशित पदार्थ के निकट वाला सतह इस पदार्थ का ऋणावेशित हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले थे, इधर से जो परमाणु थे उसमें से निकल करके आए थे, तो इन परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ वाले परमाणु धन आवेशित हो जाएंगे। कांड होना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी आप कहेंगे कि तब ये आवेशित कहाँ हुआ, अभी भी तो ऋण आवेश धन आवेश के बराबर ही है, बिल्कुल सही बात। अब क्या करते हैं, इस गोले को अर्थ कर देते हैं, भूधृत कर देते हैं। एक तार चालक का ले आए, जमीन में अंदर तक गाड़ दिया, अर्थ कर दिया उसको। अर्थ करते हैं तो क्या होता है, ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं ये सारे अर्थ हो जाते हैं। और सारे पॉजिटिव चार्ज जब अर्थ के अंदर चले गए, क्यों अर्थ के अंदर चले गए, क्योंकि हमारी पृथ्वी ऋण आवेश का बहुत बड़ा भंडार है। चाहे जितना धन आवेश उसके पास आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बहुत सारा ऋण आवेश, तो सारा धन आवेश अर्थ में चला गया। और जैसे ही ये धन आवेश अर्थ में गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पास पास हो गए, इधर जगह खाली हो गई, तो सभी समान प्रकृति के, सब पर ऋण आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करने लगे आपस में, और प्रतिकर्षण रिपल्सन फोर्स के कारण ये इसके अंदर चारों तरफ बिखर गए। और एक धन आवेशित पदार्थ के निकट आने के कारण एक ऐसा पदार्थ जिस पर कोई आवेश नहीं था वो ऋण आवेशित हो गया। इस प्रकार से किसी पदार्थ के आवेशित होने की जो क्रिया है उसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग थ्रू इंडक्शन कहा जाता है, प्रेरण विद्युत के नाम से जाना जाता है। प्रेरण क्रिया के द्वारा पदार्थों को का आवेशित होना कहा जाता है। ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक खत्म होने से पहले आपसे एक सवाल, जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज थे, इसको हमने अर्थ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अर्थ कर दिया। जब अर्थ किया तो हमने बताया कि सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो गया। इससे पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि पॉजिटिव चार्ज को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होते हैं और प्रोटॉन्स एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेंटर पार्ट में होते हैं। सेंटर पार्ट से किसी पार्टिकल को निकालना आसान नहीं है, नहीं तो वो पदार्थ ही बर्बाद हो जाएगा। वो पदार्थ तांबे से अगर प्रोटॉन निकाल दे तो फिर अब तांबा नहीं रहे, जस्ते से अगर प्रोटॉन निकाल दे वो जस्ता नहीं है, हाइड्रोजन से अगर प्रोटॉन निकाल दे वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन डाल दे वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सोडियम में प्रोटॉन डाल दे वो सोडियम नहीं रहेगा, उसकी प्रकृति ही बदल जाएगी, न्यूक्लियस टूट जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर प्रोटॉन जब जा नहीं सकता तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया अर्थ में? इस सवाल का जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस होने वाली हैं। अभी तो हम लोगों ने आपके 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट ही किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पहला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 3-4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी आनंद आएगा। और ये एक बात आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िए, समझिए, बात दिमाग में बैठ जाएगी, फिर जीवन भर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप दूसरों को बताएंगे, एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लाएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य ये है, पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ पूरे क्लास को आप एक के बाद एक देखिए, छोड़ करके ना देखें, क्योंकि छोड़ करके देखेंगे तो एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक गैप हो जाए तो तीसरा समझ में नहीं आता है। और एक बार घर पे अभ्यास जरूर करते रहें, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। आप खुद स्टडी करेंगे, आपका अभ्यास बढ़ेगा, हम आपको गाइड करेंगे, आपको सलाह देंगे, फिर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, फिर आपसे लड्डू खाएंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। इस सवाल का जवाब क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, गुड डे।